हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। 2 मई से लेकर 19 मई तक की आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को आज मैं आपके साथ एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीजीएल का कोई सा भी एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं और जिसका अगली फेज में एग्जाम है ये क्लास मिस मत कीजिएगा 100%। आज की क्लास से आपको हर शिफ्ट में 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया था कि पुदुमई पैन योजना का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो आपको याद होगा पुदुमई पैन योजना, इसका संबंध कहाँ से था? तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं पंजाब। पंजाब की दोस्तों कौन सी योजना थी? एक विधायक एक पेंशन योजना, मैंने आपको नोट कराई थी। हरियाणा की दोस्तों कौन सी योजना है? खेल नर्सरी योजना। और एक योजना है ई अधिगम योजना, कहाँ की है? हरियाणा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि काई और लाइकेन वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आपको याद रखने हैं काई और लाइकेन वन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। आपके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश देकर रखा हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें 26 जनवरी को 2023 में 26 जनवरी को डोनी पोलो एयरपोर्ट की झांकी प्रदर्शित की गई थी, इसलिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा हमारी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए पाक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा? पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा और एक दोस्तों सेला सुरंग, ये सब चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं? सबकी सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आपको याद होगा फुटबॉल से संबंधित है लियोनेल मेसी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों फुटबॉल को लेकर। आपको याद होगा फीफा विश्व कप 2022 दोस्तों 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था, आपको याद होगा। और जीता कौन था? अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। कौन? अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। कौन कप्तान थे? लियोनेल मेसी। और किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। आपको याद होना चाहिए कहाँ को? फ्रांस को हराया था। अब दोस्तों 3 सवाल आपको यहाँ से नोट करने हैं। अगर आपसे पूछ ले रहा है गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था? मेसी को मिला था, लियोनेल मेसी। और गोल्डन बूट ये किसको मिले थे? एम्बापे खिलाड़ी हैं कि दोस्तों इनको आप ध्यान में रखें। और गोल्डन ग्लव्स किसको मिले थे? एक मार्टिनेज करके खिलाड़ी हैं। कौन? मार्टिनेज। इसको भी आपको याद करके रखना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में टेबल टेनिस देकर रखा हुआ तो आपको याद रखना है शरद कमल अंचता, इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस से संबंधित हैं और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2022 में, इसीलिए ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, कबड्डी। तो आपको याद होगा ये रेसलिंग से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बॉक्सिंग की बात आई है तो आपको 4 महिलाओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन? निखत जरीन। कौन दोस्तों? निखत जरीन। इसके अलावा नीतू घंगास और दोस्तों स्वीटी बुरा और एक है लवलीना बोरगोहन। इन चारों के नाम आप नोट करके रखें क्योंकि 2023 में विश्व बॉक्सिंग कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था। कहाँ पर? अपने भारत देश में। इनके विजेता कौन बने थे? ये 4 लोग भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। निखत जरीन, नीतू घंगास, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन। वेट लिफ्टिंग से संबंधित कौन है? मीराबाई चानू और कर्णम मलेश्वरी। अब आप कमेंट करके बताएं कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है।
चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वैसाखी किस माह में मनाया जाता है? तो आपको मैंने बताया था हिंदी माह, और उनमें मनाने वाले त्यौहार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। वैसाखी माह किस माह में मनाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए पूर्णिमा में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। दोस्तों आपको नोट करा दें हम, रुक्मणी देवी अरुणडेल इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से था? भरतनाट्यम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से दोस्तों आपको 1 से 2 नाम आपको और याद रखने हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, और एक मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई, इन दोनों का संबंध किससे? भरतनाट्यम। तो कितने नाम हो गए? रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, इन तीनों का संबंध किससे है? दोस्तों आपको याद रखना है भरतनाट्यम। लेकिन ये यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई, ये दोनों लोग कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। और कुचिपुड़ी की एक और फेमस है राधा रेड्डी। कौन है? राधा रेड्डी। इन तीनों का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कुचिपुड़ी। आपसे सवाल कैसा भी पूछा सकता है। मणिपुर, मणिपुर से दोस्तों आपको याद होगा झावेरी बहनें, झावेरी बहनें किससे संबंधित है? मणिपुरी से। मोहिनीअट्टम से आपको एक नाम याद रखना, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे? मोहिनीअट्टम। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे सवाल पूछा गया था कि सुग्गी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना, सुग्गी नृत्य कहाँ का? ये कर्नाटक का है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कर्नाटक, यहाँ से आपको याद रखना यक्षगान, यक्षगान, एक है बोलक आर्ट, बोलक आर्ट, और एक है उम्मट आर्ट, उम्मट आर्ट। इन तीनों का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। दोस्तों मैं वही सवाल आपको नोट करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फालतू के कोई भी सवाल आपको नोट नहीं करा रहा हूँ। इन सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखना। असम, असम से दोस्तों आपको क्या याद रखना? बिहू, बिहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? असम में। और इसके अलावा वांचुआ फेस्टिवल, वांचुआ फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। और एक दोस्तों फेस्टिवल और होता है अम्बुवाची का मेला। कौन सा? अम्बुवाची। अम्बुवाची का मेला कहाँ पर लगता है? ये असम के अंदर लगता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों झारखंड, याद कीजिएगा, जट और जाटिन और सरहुल नृत्य, इन तीनों का संबंध कहाँ से? झारखंड। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? शायद ये सवाल हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी कवर किया हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अवसर, ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 16 में इसका उल्लेख है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 15, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया? तो मैंने आपको बताया था, व्यक्ति किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, उसके रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 15 है। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित अनुच्छेद। बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(a), इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को जो बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, वो किसके अंदर है? अनुच्छेद 19(1)(a। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अब आपको कमेंट कर बताना है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि ड्रीम फॉर माय फादर, ये किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र मोदी की, बराक ओबामा की, आलोक चक्रवाल की, हरीश मेहता की? तो आपको ध्यान में रखना है, ड्रीम फॉर माय फादर, ये किसकी आत्मकथा है? बराक ओबामा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आलोक चक्रवाल, इनकी एक पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। मैंने कई बार नोट कराई है और एसएससी ने सवाल भी पूछा है। कौन सा है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। हरीश मेहता, इनकी एक पुस्तक है द मैरविक इफेक्ट, इसको भी आप याद रख लें। दोस्तों एक पुस्तक है सुधा मूर्ति की, सुधा मूर्ति की एक पुस्तक है। एसएससी ने 2 से 3 बार ये सवाल पूछा है। डॉलर बहू, डॉलर बहू, ये किसकी दोस्तों पुस्तक है? तो आपको याद रखना सुधा मूर्ति की। एक दोस्तों एक पुस्तक और भी पूछी गई थी, Q&A, ये पुस्तक किसकी है? विकास स्वरूप की पुस्तक है, विकास स्वरूप।
इसको भी आपको नोट करना है। ये दोनों नाम भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आज की क्लास मिस मत करना। अगर आपका SSC MTS का एग्जाम बाकी है तो इस क्लास को आप देख कर जाएगा। 8 से 10 सवाल आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप SSC CGL देने वाले हों, चाहे आप SSC CHSL देने वाले हों, यही सवाल पूछे जाते हैं आपकी SSC के अंदर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र। तो आपको ध्यान में रखना है रमप्पा मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव जी को समर्पित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं रमप्पा मंदिर। आपको याद होगा यूनेस्को विश्व धरोहर ये दोस्तों कितनी है? 40 हैं। और 39वीं दोस्तों कौन सी है? तो आपको याद होगा रमप्पा मंदिर कहां पर स्थित है? तेलंगाना। तो रमप्पा मंदिर कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। और 40वीं कौन सी है? धौलावीरा। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, धौलावीरा। इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा बात करें भगवान कार्तिकेय एक फेस्टिवल मनाया था, थाईपुसम फेस्टिवल। थाईपुसम कहाँ पर मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाते हैं। और किस भगवान को समर्पित है? भगवान कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र को। दोस्तों भगवान विष्णु से संबंधित नृत्य कौन सा? मोहिनी अट्टम। आपको याद होगा भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर मोहिनी नृत्य किया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कूका विद्रोह, मोपा विद्रोह, संताल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है संताल विद्रोह हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आप सब जानते हैं कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और इन 4 ऑप्शन में से आपको खट्टा पदार्थ कौन सा दिखाई दे रहा है? नींबू। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप टिक कर लें। बात करते हैं विटामिन को लेकर। विटामिन से आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। विटामिन शब्द किसने दिया था? एक फंक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था विटामिन शब्द। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए, डी, ई, के, ये सबके सब किसमें दोस्तों? वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कितने? ए, डी, ई, के। और दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपसे सवाल पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा इनके रासायनिक नेम को लेकर, तो सारे रासायनिक नेम मैं आपको बोल देता हूं, इनको आप नोट कर लेना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। लेकिन विटामिन B12 यानी कि B12 इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबुलिन। विटामिन दोस्तों B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आपको याद होगा कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनान। अब विटामिन डी इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको दोस्तों याद होगा डीएनए कहां पाया जाता है? ये दोस्तों न्यूक्लियस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिका की खोज 1665 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक करके दोस्तों एक वैज्ञानिक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये सवाल पूछा गया है, साइटोलॉजी ये दोस्तों कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद होगा कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिख सुधार आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? यह भी सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको याद होगा इसका सही आंसर क्या था? दोस्तों निरंकारियों के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। भारत का पहला उच्च न्यायालय कब ओपन हुआ था? 1962, 56, 63, 74। तो आपको ध्यान में रखना वर्ष 1962 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अब आपको कमेंट कर बताना वर्तमान समय भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अब हाई कोर्ट की बात आई तो मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनसे संबंधित अनुच्छेद आपको नोट करा देता हूं। नोट कर लेना, आपकी परीक्षा में 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 124 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 129। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल नंबर 32 इस तहत करता है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसमें है, आर्टिकल नंबर 32 में। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट को लेकर। हाई कोर्ट का उल्लेख दोस्तों कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 214। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल नंबर 215। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार की। लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल नंबर 226। उम्मीद करता हूं आपको ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त। तो आपको याद होगा ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हर्षवर्धन, इनकी पुस्तक है रत्नावली। रत्नावली, इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें, सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। 2011 की जनगणना एक ऐसा टॉपिक था जहां से आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में आपसे सवाल पूछा गया है। अब आपसे सवाल पूछा गया है 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था। तो आपको नोट करना है, इसका आंसर था दमन एवं दीप। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों 2011 की जनगणना से आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा देता हूं, उनको आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना भारत के कौन से क्रम की जनगणना थी, ये दोस्तों 15वीं जनगणना थी। कौन से, 15वें क्रम की। इसके अलावा आज़ादी के बाद ये कौन से क्रम की जनगणना थी, 7वीं। ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों फर्टिलिटी रेट ये कितना है, 2.2। इसको आप दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ा है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहाँ का है, तो आपको दोस्तों याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों बिहार का है। ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का। लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका जवाब होगा दिल्ली, ना कि बिहार। ये सवाल आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दोस्तों लिंगानुपात कहाँ का था, तो आपको ध्यान में रखना केरल का था। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का है। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछे सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, केरल। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, बिहार की। ये 10 से 12 सवाल जो मैंने आपको बोले हैं इनको आप कहीं नोट कर लेना, हर शिफ्ट में आपको काम आने वाले हैं सवाल। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से सूक्ष्म वित्त ऋण कितना होता है। यह सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या था, 1 लाख से कम। ये दोस्तों सूक्ष्म वित्त ऋण कहलाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। विश्वनाथ आनंद, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना। तो आपको याद होगा मिल्खा सिंह आपका सही आंसर होगा, इसको आप नोट करें। विश्वनाथ आनंद, इनकी एक पुस्तक है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, इनकी एक आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है, ये सचिन तेंदुलकर की। सुरेश रैना, इनकी एक पुस्तक है बिलीव, इनकी आत्मकथा बिलीव, इसको भी आप नोट कर लें। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मोपिन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है। मैंने आपको बताया था मोनप्पा, ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। यानी कि मोपिन या मोनप्पा कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट करके रखना है। बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है खजुराहो के फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, मध्य प्रदेश में। और तानसेन महोत्सव, कौन से,
तानसेन महोत्सव ये कहाँ का, ये दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश का है, ग्वालियर। झारखंड में क्या मनाते हैं, सरहुल फेस्टिवल, जट और जाटिन। और तेलंगाना में दोस्तों क्या क्या मनाते हैं, बोनालू फेस्टिवल हो गया, बथुकम्मा फेस्टिवल हो गया, ये सब कहाँ पर मनाते हैं, तेलंगाना में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि 1982 में एशियन गेम का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों आप सब जानते हैं 1982 में एशियन गेम का आयोजन हमारे भारत देश में हुआ था, इसीलिए हमसे सवाल पूछा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और 2025 कब, 2025 में एशियन गेम का आयोजन कहाँ पर होगा, जापान में होगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, ये सवाल भी पूछा गया था। तो आपको याद होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। जितने सवाल मैंने आपसे कमेंट करने के लिए बोले, सारे जवाब आपको कमेंट कर देने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। हमसे सवाल पूछा गया था कि वर्तमान समय में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है, 15, 18, 75, 40। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इसकी संख्या वर्तमान में है 18 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 75। 75 क्या है, रामसर साइट। रामसर साइट वर्तमान समय में कितनी रामसर साइट है, 75 रामसर साइट हैं। आपको याद होगा वेटलैंड डे कब मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, आपको याद होगा। और रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। ये बातें आपको नोट करनी है, आपको नंबर दिलाएंगी सारी बातें। बात करते हैं 40 को लेकर। 40 को आपको क्या याद रखना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर कितनी है, 40। 39वीं कौन सी है, रमप्पा मंदिर। 40वीं कौन सी है, धौलावीरा। कहाँ पर स्थित है, गुजरात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से फंगस किस पर लगता है, ब्रेड, चमड़ा, आचार, उपरोक्त सभी। तो आपको याद होगा कवक किसके ऊपर लगता है, ब्रेड पर भी लगता है, चमड़े के ऊपर भी लगता है, आचार के ऊपर लगता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर देना था। दोस्तों बात करते हैं फंगस को लेकर, यानी कि कवक। कवक और शैवाल, ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं हर परीक्षाओं के लिए। आपको याद होगा कवक, दोस्तों कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ये कवक का अध्ययन कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये होता है शैवालों का अध्ययन। और दोस्तों आपको बता दें कवक और शैवाल, इनको दोस्तों किस वर्ग में रखा गया है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। आप कवक शैवाल किस में लेकर आओगे, थैले में लेकर आओगे। इसको आप ऐसे याद करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गेर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो आपको याद होना चाहिए ये दोस्तों राजस्थान का नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आपको नोट करके रखना है। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान से मैंने आपको नोट कराया था गणगौर। गणगौर फेस्टिवल कहाँ का, ये भी राजस्थान का फेस्टिवल है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों गणगौर हो गया कालबेलिया। कालबेलिया इसको आप ठीक से लिख लेंगे। कालबेलिया कहाँ का, ये भी राजस्थान का नृत्य है। इसके अलावा गुजरात का क्या है, गरबा। गरबा नृत्य कहाँ का, गुजरात का है। अब आप कमेंट करके बताएं गरवी कहाँ का है, गरवी। गरवी कहाँ का है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। तो आपको याद होगा ये चंदेल शासक के द्वारा कराया गया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और चंदेल शासक ने करवाए थे। और कौन सी शैली में थे, पंचायतन शैली में। इसको भी आप याद रखें, पंचायतन शैली में इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं को लेकर। चोल वंश, इन्होंने दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चोल वंश ने करवाया था। और चोल वंश दोस्तों कहाँ, ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर है, तंजावुर में। और तंजावुर कहाँ पर है, आपको याद होगा ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा जो चोल वंश के कौन से शासक ने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। ये 4 सवाल मैंने आपको बताए हैं। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। करगम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, असम, गोवा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। दोस्तों आई थिंक इसका आंसर तमिलनाडु होगा। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। दोस्तों जिस सवाल को मैं आपको रीचेक करने के लिए कह रहा हूँ या आने वाले समय में कहने वाला हूँ, आपको याद रखना है। उसका मतलब है आपको उस सवाल को अपने आप से एक बार चेक करना है पर्सनली, तब उसका आपको आंसर ऑथेंटिक मानना है। क्योंकि सवाल बहुत हैं, कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं गोवा। गोवा से आपको 1 से 2 चीज़ें तो रट डालनी है। फुगड़ी,
फुगड़ी और देखनी। फुगड़ी और देखनी नृत्य कहाँ का है? ये गोवा का है। और साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा को। अब दोस्तों आपको याद होगा गोवा को हमने अलग से राज्य का दर्जा कब दिया था? 1987 को। कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन। और दोस्तों कब का है? 1987 को गोवा को हमने अलग से राज्य का दर्जा दिया था। और गोवा को हमने किससे आज़ाद कराया था? पुर्तगाल से। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा सारे सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक हैं, सरोद वादक हैं, सितार वादक हैं, सारंगी वादक हैं। तो आपको याद रखना है इलियास खान है, इनका संबंध किससे है? सितार वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको मैं आज ही बता दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक आप जितना हो सके पढ़कर जाएगा। आपकी परीक्षा में डेली हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है। मैं साथ ही साथ आपको सारे टॉपिक बताते चल रहा हूँ, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी परीक्षा में स्टैटिक जीके का पोर्शन 10 से 15 नंबर का है और बाकी सब 8 से 10 नंबर में समेट दिया गया, यानी कि स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। बात करते हैं सितार वादक, इनसे संबंधित कौन है? इलियास खान है। और दोस्तों एक नाम आपको और याद रखना है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी है सितार वादक। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे? ये भी दोस्तों तबला वादक हैं, इनको आप याद रखें, आपकी परीक्षा में आपसे सवाल बन सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, राजस्थान, बम्बई या पश्चिम बंगाल? तो आपको नोट करना है दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ये दोनों सवाल बहुत अलग हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मराठा कर का 25% क्या नाम रखा गया था? यानी कि जो मराठा कर था उसका 25% का क्या नाम रखा गया था? तो आपको याद होगा 25% को क्या कहते हैं दोस्तों? आपको याद होगा 25% इसको क्या कहते हैं? 1/4 भी कहा जाता है। आपको याद होगा तो चौथ कर। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इसका आंसर ओरली बता सकते थे, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया था कि होमी जहांगीर भाभा अस्पताल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, गांधीनगर, पुणे, कोलकाता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दोस्तों पुणे में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में होमी जहांगीर भाभा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया था? पुणे के अंदर किया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद होगा इनका संबंध है शतरंज से। ये दोस्तों शतरंज के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। कौन? मैग्नस कार्लसन। इनको आप याद रखें। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से आपको किसका नाम याद रखना है? शरद कमल अंचिता। शरद कमल अंचिता, इनका संबंध किससे? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपको यही नाम याद रखना, शरद कमल अंचिता। और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरद कमल अंचिता को दिया गया है। इसको आप नोट करके रखें। इसके अलावा बॉक्सिंग से मैंने आपको बता दिया है, निखत जरीन, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। ट्रिपल जंप एल्डोल पाल, एल्डोल पाल, इनका संबंध किससे? ट्रिपल जंप से संबंधित हैं। यह छुपा रुस्तम सवाल है, आपसे पूछ सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सोने की खान से संबंधित सीजियान शहर खोजा गया कहाँ पर? जापान, भारत, चीन, अमेरिका? तो आपको याद होगा सोने की खान से संबंधित सीजियान शहर कहाँ खोजा गया था? चीन के अंदर। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, पश्चिमी ध्रुवीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद होगा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रख लें। इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक जरूर कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किससे है? फिर सवाल आपसे पूछा गया है, तो आपको मैंने बता दिया रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों ये देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये ऐसा टॉपिक रहा है आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार सवाल आपसे यही पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। ये सवाल 2 से 3 बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली शिफ्ट में भी आप तैयार रहिएगा। इस स्लाइड से आपकी इस परीक्षा में सवाल देखने को आपको मिलेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप सबको पता है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, लेकिन कब की गई, 1828 ईस्वी को। ये तारीख भी आपको नोट करनी है। दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी को की गई थी। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा दोस्तों एक समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये कहाँ का समाज था, महाराष्ट्र का समाज था, आपको याद होगा। आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कब की गई थी, 1867 में। अब जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, रामकिशन मिशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है और उसकी तारीख मैं आपको बता देता हूँ, 1897 ईस्वी में की गई थी रामकिशन मिशन की स्थापना। अब आपको कमेंट कर कर ये बताना है कि रामकिशन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है, ऐसा भी सवाल पूछा गया था। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तलाशी लेने का अधिकार, पूछताछ करने का अधिकार। तो आप सबको पता है दोस्तों मौलिक अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहीं पर 1 से 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण छुपे हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद होगा ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए। यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। इनका उल्लेख कौन से भाग में, भाग 4A में है इनका उल्लेख। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 मौलिक अधिकारों को कब जोड़ा गया था, 10 मौलिक अधिकारों को हमारे मूल संविधान में हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये सवाल थोड़ा अलग है, ये नहीं दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख केवल 4 में है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं मौलिक कर्तव्य समझ गया था। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में, भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता मौलिक कर्तव्य, इनका उल्लेख कौन से, उसमें भाग 4A। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। और 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसको मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था, इसको आप नोट करके रखें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2008 से 10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, व्यापारिक मंदी आई थी, वैश्विक अनाज मंदी आई थी, संपत्ति मंदी आई थी। तो मैंने आपको बताया था वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। यानी कि दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का अच्छा सवाल आपसे पूछ लिया गया है। आप देख रहे होंगे दोस्तों अभी तक इकोनॉमिक्स के 1 से 2 सवाल आए हैं, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स पर इतना ध्यान नहीं देना, 102 सवाल आ रहे हैं। लेकिन आपका स्टैटिक जीके 12 से 15 नंबर का पूछा जा रहा है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर जाएं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि चुनाव संशोधन अधिनियम किस मंत्रालय से संबंधित है, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों चुनाव संशोधन अधिनियम किस मंत्रालय से संबंधित है, इसका जवाब आपको याद रखना है, कानून एवं न्याय मंत्रालय। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस सवाल को भी आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। आपको दोस्तों याद होगा मत्स्य वाहन लॉन्च किया गया था, मत्स्य वाहन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, ये पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आपको मैंने शायद बताया भी होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि पंचामृत योजना का संबंध किस राज्य से है। तो आपको दोस्तों याद होगा पंचामृत योजना, मैंने एक बार योजनाओं का सारा आंकड़ा आपको नोट कराया था। पंचामृत योजना कहाँ की, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की योजना है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और उत्तर प्रदेश की योजना किससे संबंधित है पंचामृत, तो आपको याद होगा गन्ने की खेती से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं उत्तराखंड। दोस्तों एक योजना है सीमा दर्शन योजना। कौन सी दोस्तों, सीमा दर्शन योजना। ये कहाँ की योजना है, तो आपको याद रखना ये गुजरात की योजना है। कहाँ की योजना है, गुजरात की योजना है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों कर्नाटक की योजना विनय समरस योजना, विनय समरस से।
विनय समरस योजना कहाँ की? कर्नाटक की योजना है। एक दोस्तों योजना आपको याद रखनी, त्रिपुरा की। कौन सी? अर्न विद लर्न योजना कहाँ की है? त्रिपुरा की योजना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस यूटी में हाई कोर्ट स्थित है? दादर नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़। तो आपको याद रखना है किस यूटी में एक हाई कोर्ट स्थित है? दिल्ली के अंदर। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, सवाल महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब दोस्तों हाई कोर्ट की बात आई तो आपको एक से दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नोट करा देता हूँ। अगर आपसे पूछ दिया जाए हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 214 में। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल नंबर 215। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। और कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 226। ये तीनों सवाल आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। 7, 9, 11, 13। तो दोस्तों आपको याद रखना, आई थिंक इसके अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। इसको भी आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अम्ल एवं क्षार मिलकर कौन सी क्रिया करते हैं? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण या विहाइड्रोजनीकरण। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अम्ल और क्षार ये मिलकर कौन सी अब क्रिया करते हैं? उदासीनीकरण। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन, जैसे कि अम्ल और क्षार को लेकर। अम्ल दोस्तों एक पीएच पैमाना होता है, आपको याद होगा 0 से लेकर 14 तक दोस्तों उसके अंदर अंक निर्मित होते हैं। और बीच में क्या होता है? 7 है। अगर आपका मान 7 से अधिक होता है तो आप दोस्तों क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें। जैसे कि होता है अम्ल वर्षा, इसका पीएच मान होता है 5.4, तो अम्ल वर्षा कैसी हो गई? अम्लीय हो गई। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि मनुष्य का रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और जल का पीएच मान कितना होता है? 7, यानी कि ये उदासीन होता है। अम्ल और क्षार ये क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसी क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों याद हो गया होगा सारा मैटर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बिजली के अंदर कौन सा बल पाया जाता है? आकर्षण बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, अंतर्जनित बल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बिजली के अंदर कौन सा बल पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था अंतर्जनित बल। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। असम का फसल कटाई से संबंधित त्योहार कौन सा है? ओणम, पोंगल, अट्टूकल पोंगल, बिहू। दोस्तों आपको याद होगा असम, इसके अंदर फसल कटाई से संबंधित त्योहार कौन सा होता है? बिहू। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शन दोस्तों क्या कहते हैं? ओणम। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? केरल का है। लेकिन पोंगल कहाँ का? ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। लेकिन ये अट्टूकल पोंगल कहाँ का? केरल का। यही सवाल मुझे आपको बताना था। ओणम कहाँ का? केरल का। अगर आपसे पोंगल पूछे तो आपको तमिलनाडु लगाना है, लेकिन अगर अट्टूकल पोंगल पूछ ले तो आपको दोस्तों केरल लगाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। दोस्तों आपको याद होगा दक्षिण भारत की गंगा कौन सी? गोदावरी नदी को कहते हैं, सबको पता होगा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बातें करते हैं, देखते हैं दोस्तों इनसे और क्या सवाल आपसे पूछ सकता है। जैसे कि कृष्णा नदी, दोस्तों इस पर कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध। सवाल पूछा गया है अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, दोस्तों इस पर एक बांध स्थित है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, आपको याद होगा। कावेरी नदी, इस पर दोस्तों एक बांध स्थित है, तो आपको याद होगा मैटूर बांध। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? मेगास्थनीज, बाणभट्ट, फाहियान, ह्वेनसांग। तो दोस्तों शायद मुझे आपको नोट कराया था बाणभट्ट आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। इस सवाल को अपने आप से आप एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। मेगास्थनी किसके दरबार में रहता था? तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ह्वेनसांग, इनकी एक पुस्तक है CU की। ये किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग की पुस्तक है। इसको भी आपको नोट करना है।
चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? मैंने आपको बताया था साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, आपको क्रम भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इनके खिलाड़ी भी आपको मैंने कई बार नोट कराए हैं। सबसे पुराना वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन ओपन आपको राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से क्रम का? पहला, फ्रेंच ओपन दूसरा, ये तीसरा, और यूएस ओपन चौथा। 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक, इन्होंने 2023 वाला टेनिस टूर्नामेंट जीता है, नोवाक जोकोविक ने। और दोस्तों महिला में किसने जीता? आर्या सबलेंका। आर्या सबलेंका, इन्होंने दोस्तों 2023 वाला टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्लोस अल्कराज, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, इन सबका संबंध किससे? टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गोरखपुर में रेलवे का कौन सा हेड क्वार्टर स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो आपको याद होगा ये उत्तर पूर्व से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों रेलवे का हेड क्वार्टर वाला बहुत अजीब सा सवाल था, ज़्यादा पूछा नहीं आता, लेकिन इस बार आपसे पूछ लिया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जड़ से खनिज को पौधों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, वर्णक, हरित वर्णक। तो आपको याद होगा जल से खनिज पदार्थों को कौन पहुंचाता है? ये फ्लोएम पहुंचाने का कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों पौधों में जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम, और खनिज पदार्थ, भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करेगा? फ्लोएम। ये दोनों आपको याद रखने, सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें। ये साइंस का ऐसा सवाल है जो हर शिफ्ट में आपसे पूछा जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? तो आप सबको पता है इनका संबंध है शतरंज से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। शतरंज से संबंध किसका? कोनेरू हम्पी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैंने अभी आपको इन सब चीज़ों से बता दिया है। फर्न का पौधा किस समूह में पाया जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या मृतोपजीवी। तो आपको ध्यान में रखना ये दोस्तों टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। थैलोफाइटा में क्या पाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया शैवाल और कवक। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। इसका जवाब क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। वी सत्यनारायण शर्मा, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए चलते हैं आपको अगले सवाल की ओर। उड़ीसा का सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा नदी, माही नदी। दोस्तों उड़ीसा की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? महानदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। सवाल महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? अभी हमने डिस्कस किया हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इन सब सवालों को आप नोट करके रखना, आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए सवाल हैं, और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में इनसे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब का है? 1976 का है 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा अगर हम बात करें 44वें संविधान संशोधन को लेकर, ये कब का है? 1978 का है। और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976। इसमें हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? आर्टिकल 51A मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है इसी आर्टिकल में है। बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। अगर आपसे पूछ लिया जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A। ये 3 से 4 बातें आपको 86वें संविधान संशोधन से याद रखनी है। 89वां संविधान संशोधन कब का है? 2003 का है। आपको दोस्तों याद होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। फिर होता है 89वां संविधान संशोधन, किसमें बदल जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त करता शहनाई वादक कौन है? लता मंगेशकर, बिस्मिल्ला खां, भजन सुपारी, पंडित शिव प्रसाद चौरसिया। दोस्तों आपको याद होगा भारत रत्न प्राप्त करता शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आप सबको पता है भजन सुपारी किससे संबंधित है? संतूर वादक हैं ये। कौन है? संतूर वादक हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा ये भी दोस्तों कौन है? संतूर वादक हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और लता मंगेशकर इनको कब मिला था? इनको भी 2001 में ही भारत रत्न मिला है। लेकिन आपसे क्या सवाल पूछा गया है? प्राप्त करता शहनाई वादक, तो शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था, इसको आप ध्यान में रखें। पंडित शिव प्रसाद चौरसिया ये कौन है? बांसुरी वादक हैं। ये दोस्तों बांसुरी वादक हैं, इसको आप नोट कर लें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाबलीपुरम किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, हर्यक वंश। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कौन से वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम ये दोस्तों चोल वंश से संबंधित है। आई थिंक इसको आप रीचेक कर लेंगे खुद से। जो सवाल मैं आपको रीचेक करने के लिए बोल रहा हूँ उनको आपको खुद से सर्च कर फिर उसका आंसर ऑथेंटिक मानना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हर्यक वंश, इसके दोस्तों संस्थापक कौन है? बिंबसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबसार। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? साइंस का सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में, तो आपको दोस्तों याद होगा जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का नियम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा है? आपको ध्यान रखना आमाशय में, यानी कि इसको कहते हैं HCl। आपको याद होगा। अब दोस्तों कुछ चीज़ें आपको मैं आपको नोट करा देता हूँ। एसिटिक अम्ल ये किसमें पाया था? सिरका में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिरका में कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया था? दूध में, दूध में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सिट्रिक अम्ल ये किसके अंदर पाया था? तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए इमली के अंदर है। सॉरी दोस्तों, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आपको याद होगा नींबू के अंदर। लेकिन टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली के अंदर। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसिटिक अम्ल सिरका में, टार्टरिक अम्ल इमली में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दूध में, मैलिक अम्ल आपको याद होगा सेब में, और फॉर्मिक अम्ल लाल वाली चींटी में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2024 में दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान। दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट कर बताना है। 2024 में दक्षिण एशियाई खेल इनका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आई थिंक इसका आंसर पाकिस्तान था, इसको आप खुद से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको और याद रखना भारत में अभी क्या क्या आयोजन होने वाला है। तो आपको याद होगा 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ये भारत में होगा। ये सवाल 2 से 3 बार आपकी SSC MTS ने पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य, मणिपुरी नृत्य, मोहिनीअट्टम। तो आपको ध्यान रखना है पद्मा सुब्रमण्यम इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ओडिसी नृत्य को लेकर, तो आपको एक नाम याद रखना है संयुक्ता पर्णहारी। कौन दोस्तों? संयुक्ता पर्णहारी। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। सवाल महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। बात करते हैं दोस्तों मणिपुरी। दोस्तों मणिपुरी से आपको एक नाम याद रखना है झावेरी बहन। झावेरी बहन इनका संबंध किससे? मणिपुरी से है। अब आप कमेंट करके बताएं शंकर देव। कौन दोस्तों? शंकर देव। इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडी पवन कौन सी है? अल नीनो, लेब्राडोर, मिस्ट्रल, लालिनो। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये मिस्ट्रल सबसे ठंडी पवन होती हैं, और अल नीनो और लालिनो ये दोस्तों कैसी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं हैं। इनको आप याद कर लें। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? अल नीनो और लालिनो ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं, और लेब्राडोर ये दोस्तों कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। कैसी?
ठंडी जलधारा है। ये तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, बिपिन रावत। तो आपको ध्यान में रखना ये पुस्तक है बिपिन रावत की। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों 2 से 3 पुस्तकें मैं आपको और बताता हूँ, इनको आप नोट कर लें। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम। दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। द विंग्स ऑफ फायर, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? द विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट करने के लिए सारे जवाब आपको लाइन से छाप कर बताने हैं और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों सारे सवालों को ढूंढ कर लेकर आना और दोस्तों उसका एक सटीक एनालिसिस करना दोस्तों अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। तो दोस्तों आप इसको सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको ध्यान में रखना सितारा देवी, आपको मैंने बताया था पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इन सबका संबंध किससे है? ये दोस्तों कथक से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का, उत्तर भारत का है कथक। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये भी सवाल पूछा गया है, तो आपको याद रखना है रामकृष्ण परमहंस। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी? 1897 ईस्वी में की गई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो आपको याद होगा शुक्र को कहते हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भोर का तारा या दोस्तों इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र को। और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह शुक्र को। अब दोस्तों 1 से 2 सवाल मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ, इनको आप नोट कर लेना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए पृथ्वी का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है वरुण। वरुण जो ग्रह है सबसे बाहरी ग्रह है, सबसे बाहरी ग्रह। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा? वरुण। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बृहस्पति और मंगल, इनके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्र बेल्ट किसके बीच में पाई जाती है? बृहस्पति और मंगल। इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। आपको मैंने नोट भी कराया होगा। पृथ्वी शुक्र बुध और पृथ्वी शुक्र बुध, आपको नोट कर लेना है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये कैसे ग्रह हैं? ये दोस्तों आंतरिक ग्रह यानी कि इनर ग्रह हैं। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे बाहरी ग्रह पूछे तो आपको ध्यान में रखना है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह कैसे हैं? ये बाहरी ग्रह हैं। आपको आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह ये दोनों भी चीज़ें याद रखनी। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। द्वैध शासन कब लागू हुआ था? यह भी सवाल पूछा गया था। 1919, 1920, 1922, 1923। तो आपको ध्यान में रखना है द्वैध शासन ये कब लागू हुआ था? वर्ष 1919 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण डेटे मैं आपको और बताता हूँ। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। और दोस्तों एक है 1919 में 1 से 2 चीज़ें और हुई थी। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 4 चीज़ें आपको नोट करनी है 1919 से। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? आप सबको पता है इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसमें पहले स्थान पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसके अंदर
पहले स्थान पे रहा था। इसके अलावा दूसरे स्थान पे कौन रहा था? तो आपको याद होगा हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पे रहा था। और तीसरे स्थान पे दोस्तों कौन रहा था? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे रहा था। और मध्य प्रदेश के 18 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आप एक बार 18 शहरों में कि 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, इसको आप एक बार से अपने आप रीचेक कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नेप्थलीन। तो आपको याद होगा क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जल को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आइए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब की योजना है? 2002 की है, 2000 की 2 है, या 2004 की, 2009? तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2000 की योजना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब की है? वर्ष 2000 की योजना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उगादि उत्सव कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगा ये दोस्तों फसल की कटाई के समय मनाते हैं उगादि उत्सव। आपका ऑप्शन नववर्ष पर कब मनाते हैं? नववर्ष पर मनाते हैं उगादि उत्सव। और कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर मनाते हैं। कर्नाटक में नववर्ष के दोस्तों उपलक्ष्य में उगादि उत्सव मनाया जाता है। इसको आप याद कर लें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसाखी दोस्तों पूर्णिमा को मनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे पूर्णिमा को, इसको भी आप याद कर लें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अशोक की नीति में परिवर्तन कब किया गया? कलिंग युद्ध के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद, कलिंग युद्ध से पहले, अशोक की हार के बाद? तो आपको याद होगा अशोक ने अपनी जो नीति है उसमें परिवर्तन कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद। यानी कि दोस्तों इतना रक्तपात हो गया था, फिर दोस्तों उनको रियलाइज हुआ था, उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया था। और कलिंग युद्ध का समय दोस्तों, कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में है। इसको आप ध्यान में रखें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि 2011 की जनगणना में नगरीय आबादी का कितना % था? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे जनसंख्या का सवाल हर शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। 31.2, 68.8, 82.5, 94.7। दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का कितने % था? तो आपको याद रखना है 31.2%। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आप एक बार रीचेक कर लेना, 31 और कोई % है कि 2 ही % दिया हुआ है? इसका जवाब आपको एक बार रीचेक कर लेना है। अगर आपसे पूछ लिया है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी कितने % थी? 68%। ये दोस्तों ग्रामीण आबादी का % था। और दोस्तों कुल % कितना था? तो आपको ध्यान में रखना है कुल % था 82.5%। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया कि आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने दोस्तों क्या बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दोस्तों आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा और एक बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों आपको आप कमेंट कर ये बताना है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा और बुलंद दरवाज़ा, इन दोनों में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या चीज़ बनवाई है? मुझको अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आपको बताना है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े और बुलंद दरवाज़ा, इन दोनों में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया है? क्योंकि मुझे इतना याद है इन दोनों में से एक चीज़ अकबर ने बनवाई है, एक चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। और दोस्तों औरंगजेब, आपको याद होगा बीबी का मकबरा यानी कि ताजमहल की भद्दी नकल, ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सुल्तान जौहर कप 2022 का विजेता कौन बना था? तो आपको याद होना चाहिए ये अपना भारत देश बना था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो आपको नोट करके रखना है कवास थर्मल पावर प्लांट ये हजीरा गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा। कर्नाटक में दोस्तों कौन सा है? कैगा। और दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, थोड़ा आप नोट कर लें। तमिलनाडु दोस्तों कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और काकरापार ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं, सवाल पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2022 में वित्त मंत्री ने कौन सा, दोस्तों यहाँ पर फोटो नहीं होगा, यहाँ पर पोर्टल होगा। यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेंगे। क्या होगा? पोर्टल।
2022 में वित्त मंत्री कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई विद्या पोर्टल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। आपको मैंने बताया था नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था ई अमृत पोर्टल। और नॉलेज पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? KVIC यानी कि खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था नॉलेज पोर्टल। चलिए चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। तो आपको दोस्तों याद रखना है संगमरमर, इसका रासायनिक नाम क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि आपको दोस्तों रासायनिक सूत्र आपको याद करके जाने, एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं धावन सोडा, इसको कहते हैं धावन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। और दोस्तों कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं नीला तोता, CuSO4। ये होता है कॉपर सल्फेट का सूत्र। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको याद होगा तमिलनाडु का नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बाजरा के अंतर्गत कौन आता है? कोडो, कुटकी, हड़गा, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें बाजरे के अंतर्गत आती हैं। आपको याद होगा मिलेट का वर्ष 2023 घोषित किया गया है। कब? 2023 से। दोस्तों कौन कौन से? कोडो, कुटकी, हड़गा, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब बाजरे के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए ये दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। आपको रट चुके होंगे। खानवा का युद्ध 1527। इन सब चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यानी कि दोस्तों आज एक घंटे का समय पूरा हो चुका है लगभग। तो मैं एक काम करता हूँ, आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। इसके आगे के जो सवाल हैं वो हम कल कवर करेंगे। एक साथ बहुत सारे सवाल आपको दोस्तों परेशान कर सकते हैं, आपके दिमाग से निकल सकते हैं बहुत सारे आंसर है, क्योंकि दोस्तों मैं इसके साथ इसकी व्याख्या भी करते चल रहा हूं। तो मैं एक काम करता हूं, आज की क्लास को यहीं पर रोक देता हूं और इसके आगे के जो प्रश्न हैं कल वाली क्लास में हम कवर करेंगे। और दोस्तों जो बाकी बचे प्रश्न हैं ऐसे धीरे धीरे करके 2 से 3 क्लासों में हम जितने SSC MTS के 2 मई से लेकर 19 मई तक सवाल पूछे गए हैं सारे कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको सवाल याद भी हो जाएंगे और उसकी व्याख्या भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर एक दिन में सब फटाफट मैंने अगर आपको बता दिया तो सवाल तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसकी व्याख्या आपके दिमाग में नहीं रुकने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों ये 3 से 4 क्लासें जो मैं अपलोड करने वाला हूं, इनको आप जरूर से जरूर देखकर जाएँ अपनी परीक्षा के अंदर। यहाँ से यानी कि जो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, यहाँ से हम कल प्रारंभ करने वाले हैं सारे सवाल। मिलते हैं आने वाले अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।